तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आउटसाइड नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और लोगों द्वारा इसे बड़ा प्यार दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी वायरल चल रही है, तो मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर एक तरह से ज़ॉम्बी की स्टोरी बताई गई है, उसी के बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला है। उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी के बारे में, यानी टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। आउटसाइड एक फिलीपीन पोस्ट एपोकैलिप्टिक ड्रामा हॉरर फिल्म है जिसे कार्लो लेडेस्मा ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें सिर लुसेरो, ब्यूटी गोंजालेज, मार्को मासा और एडेन टायलर पेट्टू ने अभिनय किया है। फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी बताती है जो पिता के बचपन के फार्म हाउस में लौटकर ज़ोंबी प्रकोप से बचने की कोशिश करता है। एक कथानक एबेल परिवार, जिसमें फ्रांसिस, उनकी पत्नी आयरिस और उनके बेटे जोशुआ और लुकास शामिल हैं, शहर में ज़ॉम्बी प्रकोप से भागते हैं। गन्ने के बागान में फ्रांसिस के माता पिता की हवेली में पहुंचने पर फ्रांसिस को पता चलता है कि उसके पिता और एक नौकर ने संक्रमित होने के बाद आत्महत्या कर ली है और उसकी मां एक ज़ॉम्बी के रूप में पुनर्जीवित हो गई है। अपनी मां की हत्या करने के बाद फ्रांसिस और उसका परिवार घर में बस जाता है। बाद में पता चलता है कि फ्रांसिस अपने पिता द्वारा एक बच्चे के रूप में तहखाने में बंद किए जाने से सदमे में है। उसी समय आयरिस के साथ उसका विवाह संकट में पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि आयरिस उसके साथ बेवफा रही है और उसका बड़ा भाई डिएगो जोशुआ का जैविक पिता है। कुछ दिनों बाद आयरिस फ्रांसिस को दूसरी शरणस्थली खोजने के लिए मना लेती है, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ता है और अपनी वैन को ज़ॉम्बी से भरे चेकपॉइंट पर छोड़ना पड़ता है। फ्रांसिस अपने परिवार को हवेली में छोड़ देता है और वैन वापस लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन इसके बजाय हवेली के जनरेटर के लिए ईंधन लेकर आता है। जोशुआ रेडियो पर एक सुरक्षित क्षेत्र के बारे में जानता है और फ्रांसिस को जांच करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे ताना मारने और इसके बजाय उसे बंदूक चलाना सिखाने के लिए राजी करता है। हालांकि गोलियों की आवाज ज़ॉम्बी के झुंड को आकर्षित करती है, जो घर के अंदर परिवार को घेर लेती है जब तक कि डिएगो नहीं आ जाता और उन्हें अपनी गाड़ी से दूर नहीं ले जाता। अगले दिन भाई सुलह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसिस, जो डिएगो के खिलाफ नाराजगी रखता है क्योंकि उनके माता पिता द्वारा उसका पक्ष लिया जाता है और आयरिस के साथ उसका संबंध है, उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और उसे बंदूक की नोक पर भगा देता है। डिएगो फ्रांसिस को सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाने वाला एक नक्शा छोड़ जाता है अगर वह अपना मन बदल ले। फ्रांसिस ने आयरिस को यह कहते हुए सुन लिया कि समय के साथ लाशें कमजोर होती जा रही हैं और मर रही हैं, इसलिए वह बाहर कई लाशों द्वारा हमला किए जाने का नाटक करता है और हवेली को घेर लेता है, जबकि अपने परिवार को अंदर बंद कर लेता है और आगे चलकर व्यामोह में डूब जाता है। जोशुआ को आखिरकार डिएगो का नक्शा मिल जाता है और वह फ्रांसिस से डिनर पर भिड़ जाता है, जिसके बाद आयरिस आखिरकार स्वीकार करती है कि वह उसे छोड़ना चाहती है और फ्रांसिस यह स्वीकार करता है कि जोशुआ उसका बेटा नहीं है। फ्रांसिस नक्शा दिखाता है, लेकिन आयरिस के सामने उसे जला देता है, जो गुस्से में चली जाती है। उस रात बाद में एक घायल सैनिक हवेली में शरण लेता है और पुष्टि करता है कि अब बाहर कम लाशें हैं। वह आगे कहता है कि उसे डिएगो ने हवेली तक पहुंचाया था, जिसे लाशों ने मार दिया था। अगले दिन जोशुआ अपने पिता की हरकतों से तंग आकर हवेली छोड़ देता है। यह पता चलने पर फ्रांसिस पागल हो जाता है, हथौड़े से सैनिक को मार डालता है और आयरिस और लुकास को तहखाने में बंद कर देता है। उस रात लुकास फ्रांसिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीमार होने का नाटक करता है। फिर आयरिस फ्रांसिस को चाकू मार देती है और उसे तहखाने में बंद कर देती है, जबकि लुकास को लेकर भागने लगती है। फ्रांसिस उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पिता द्वारा उसे बंद किए जाने के फ्लैशबैक से वह स्तब्ध हो जाता है। जैसे ही आयरिस और लुकास मुख्य द्वार खोलते हैं, उन्हें एक पुनर्जीवित डिएगो द्वारा वापस अंदर खदेड़ा जाता है, जो लुकास को काटता है। फ्रांसिस अपने परिवार की चीखें सुनकर अपने होश में आता है और तहखाने से भाग जाता है। फ्रांसिस डिएगो को मार देता है, लेकिन लुकास को काटे जाने पर बेहोश हो जाता है, जिससे आयरिस को उसके संक्रमित अंग को काटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। फ्रांसिस फिर अपनी वैन को वापस लेने के लिए चौकी पर लौटता है,
लेकिन घबराए हुए जोशुआ द्वारा उसे गोली मार दी जाती है, जो फ्रांसिस को हकलाने और खून से लथपथ होने के कारण ज़ोंबी समझ लेता है। जब जोशुआ क्षमा मांगता है तो फ्रांसिस उसे अपना पुत्र मान लेता है और मर जाता है तथा जोशुआ को वैन चलाने तथा अपनी माँ और भाई को बचाने का काम सौंप देता है। ढालना: सिर लुसेरो, फ्रांसिस। ब्यूटी गोंजालेज आयरिस के रूप में 2, मार्को मासा, जोशुआ। लुकास के रूप में एडेन टायलर पार्ट 2, जोएल टोरे, आर्टुरो के रूप में, जेम्स ब्लैंको, डिएगो। एक सैनिक के रूप में एनचोंग डी, 3, बिंग पिमेंटेल फ्रांसिस की मां के रूप में, 3। उत्पादन: कार्लो लेडेस्मा ने फिल्म के लिए अपनी प्रेरणा के रूप में पारिवारिक नाटक और द डे आफ्टर और मैड मैक्स फ्रेंचाइज जैसी पोस्ट एपोकैलिक फिल्मों का हवाला दिया। 11 अक्टूबर 2023 को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रेस स्टेटमेंट में ब्यूटी गोंजालेज और सिर लुसेरो को फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि की गई थी। 5 जबकि आउटसाइड खुले तौर पर एक ज़ोंबी सर्वनाश से निपटता है। उत्पादन थीम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को एक थीम के रूप में शामिल करना है। 6 इनमें से पीढ़ीगत आघात है। 7 मुख्य फोटोग्राफी लेडेस्मा, गोंजालेस और लुसेरो के गृह प्रांत ला कार्लोटा और कबांकलान, नेग्रोस ऑक्सीडेंटल में आयोजित की गई थी। 4, 7, 8 एक फिलिपिनो शैली की हवेली और एक गन्ना खेत विशिष्ट शूटिंग स्थान थे। 7 यह फिल्म 142 मिनट लंबी है और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा फिलीपींस में सेट की गई अपनी पहली मूल ज़ोंबी फिल्म के रूप में पेश किया गया था। 8 फिल्मांकन लगभग 1 महीने तक चला और मौसम की स्थिति के कारण इसमें बाधा आई। लाशों को प्रांत के निवासियों द्वारा मेकअप में चित्रित किया गया था। 8 लाशें बोलने में सक्षम हैं, लेकिन निर्देशक जानबूझकर उन्हें नासमझ राक्षसों के रूप में चित्रित नहीं करना चाहते थे। 7 मुक्त करना: फिल्म को शुरू में नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, 9-10, लेकिन इसे 17 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। 11 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट क्रिटिकुलटुरा के अनुसार फिल्म को 10 समीक्षाओं में से 72/100 का स्कोर प्राप्त हुआ, जो आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाओं का संकेत देता है। 12 फिल्म समीक्षक फ्रेड हॉसन ने फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और लुसेरो और गोंजालेज के अभिनय की प्रशंसा की, जबकि संवाद के कुछ हिस्सों की आलोचना करते हुए कहा कि वे बहुत धीमे हैं। 3 डिजिटल माफिया टॉकीज के प्रमित चटर्जी ने फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी और लेडेस्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने बुरे माता पिता के दिलों में डर पैदा किया है, यह दिखाकर कि अगर दुर्व्यवहार के इस चक्र को समाप्त नहीं किया गया तो इसके नतीजे ज़ोंबी के काटने से भी घातक हो सकते हैं। 13 5 में से 3.5 की रेटिंग देते हुए आर्ची सेनगुप्ता ने फिल्म की प्रशंसा की और इसे एक ज़ोंबी हॉरर मनोवैज्ञानिक हॉरर के रूप में वर्णित किया, जो अपने अधिकांश डरावने नोट्स को सही तरीके से प्रस्तुत करती है और अंत में आपको अजीब तरह से भावुक कर देती है। पॉल डेविड सोरियानो, तागालोग उच्चारण, एसोजेएनो, जन्म 17 अक्टूबर 1981, एक फिलिपिनो वाणिज्यिक और फिल्म निर्देशक, निर्माता है। व्यक्तिगत जीवन: सोरियानो का जन्म और पालन पोषण लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता निर्देशक और पादरी जेरिक सोरियानो हैं, जो अभिनेता नेस्टर डी विला और मारिया लूर्डेस काचो के बेटे हैं। 8 साल की उम्र में सोरियानो मनीला चले गए और इंटरनेशनल स्कूल मनीला में हाई स्कूल में पढ़ाई की, इससे पहले कि वे क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में डी एंजा कॉलेज और सांता क्लारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वापस संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण का अध्ययन किया। फिर वे कॉलेज के बाद मनीला लौट आए। 1, 2, 3 सोरियानो ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका टोनी गोंजागा से 12 जून 2015 को गोंजागा के गृहंगर टायटे, रिजल में शादी की। 4, 5 गोंजागा ने 30 सितंबर 2016 को अपने पहले बच्चे सेवेरियानो इलियट को जन्म दिया। 6, 7, 8 आजीविका: सोरियानो ने ए जर्नी होम 2009, थेल्मा 2011, किड कुल्फू 2015 और डुकोट 2016 का निर्देशन किया। 2012 में सोरियानो ने थेल्मा के लिए एफएपी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। 2 उसी वर्ष
थेल्मा ने 28वें पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स फॉर मूवीज में डिजिटल मूवी ऑफ द ईयर, साथ ही फ्रोइलन मदीना के साथ डिजिटल मूवी डायरेक्टर ऑफ द ईयर और डिजिटल मूवी ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 2022 में सोरियानो को राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर के लिए क्रिएटिव कम्युनिकेशंस पर राष्ट्रपति सलाहकार नामित किया गया। 10. फिल्मोग्राफी। अभिनेता के रूप में वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 फिर से शुरू करना इंजीनियर मार्टिन कोजवांग को अमान्य। 1017P के अंतर्गत 1017P उद्योग उत्पादन कंपनी। प्रमुख लोगों पॉल सोरियानो। सहायक टिन का डब्बा। वेबसाइट www.ten17p.com। नाट्य फीचर फिल्में। 1017P द्वारा निर्मित फिल्मों की सूची। वर्ष रिलीज की तारीख पतली परत कलाकार उत्पादन कंपनी या वितरक निदेशक। 2009 3 अक्टूबर घर की यात्रा टोनी गोंजागा। सोलिमन क्रूज। जोएम बास्कन पॉल सोरियानो। 2011 7 सितंबर थेल्मा माजा साल्वाडोर। जेसन अबालोस। टेची अग्ब्यानी टाइम होराइजन पिक्चर्स। अब्राकाडाब्रा। अंडरग्राउंड लॉजिक स्टार सिनेमा। 2013 27 जुलाई। 11 सितंबर पारगमन इरमा एडलावन। मार्क अल्वारेज। मर्सिडीज कैब्रल। जैस्मीन कर्टिस स्मिथ। पिंक मदीना सिनेमालय। 1017P हन्ना एस्पिया। 2014 2 अगस्त दगिताब यूला वाल्देज। नोनी बुएंग कैमिनो। मार्टिन डेल रोसारियो जियांकार्लो अब्राहम वी। मारिक्विना माइलिन डिजोन। रिकी दावाओ। बार्बी फोर्टेजा मिलो सोगुएको। 2015 15 अप्रैल किड कुलाफू रॉबर्ट विलार। सीजर मोंटानो। खलील रामोस। एलेसेंड्रा डी रॉसी। एलेक्स मदीना 1017P। स्टार सिनेमा पॉल सोरियानो। 2016 26 मार्च हेले साहिवागांग हापिस जॉन लॉयड क्रूज। पियोलो पास्कुअल 1017P। एपिक मीडिया। पोटोकॉल। साइन ओलिविया पिलिपिनास। अकांगा फिल्म प्रोडक्शंस लावडियाज। 13 जुलाई डुकोट एनरिक गिल। रिकी दावाओ। शाइना मैगडायाओ। बिंक पिमेंटेल। क्रिस्टोफर डी लियोन 1017P। स्टार सिनेमा पॉल सोरियानो। 2017 25 दिसंबर सायगाओ जेरिको रोसेल्स। जैस्मीन कर्टिस स्मिथ। एरिच गोंजालेस 1017P सौर चित्र। 2018 17 अक्टूबर पहला प्यार बिया अलोंजो। आगा मुहलाज 1017P। स्टार सिनेमा। विवा फिल्म स्टार सिनेमा। 25 दिसंबर मैरी मुझसे शादी कर लो टोनी गोंजागा। सैम मिल्बी। एलेक्स गोंजागा 1017P। TINCAMP सौर चित्र आरसी डेलोस रेयस। 2019 4 दिसंबर मान्यता बेला पेडिला 1017P। विवा फिल्म्स पॉल सोरियानो। 25 दिसंबर सुनोद कार्मिना विलारोएल। माइलिन डिजोन। जेसी सेंटोस 1017P। ग्लोब स्टूडियो कार्लो लेडेस्मा। 2020 15 नवंबर मुझे बदलो एनचोंगडी। जैस्मीन कर्टिस स्मिथ विवा फिल्म्स। 1017P नेटफ्लिक्स आरसी डेलोस रेयस। 2022 25 दिसंबर मेरे शिक्षक टोनी गोंजागा। जॉय डे लियोन 1017P पॉल सोरियानो। 2024 28 अगस्त वास्तविक जीवन कल्पना पियोलो पास्कुअल। जैस्मीन कर्टिस स्मिथ 1017P। विवा फिल्म्स। स्प्रिंग फिल्म्स। इस फिलीपीन नाम में विवाहित महिलाओं के लिए जन्म मध्य नाम या मातृ परिवार का नाम लुचे है, जन्म उपनाम या पैतृक परिवार का नाम गोंजालेज है और वैवाहिक नाम क्रिसोलोगो है। ब्यूटी गोंजालेज क्रिसोलोगो। 2023 में गोंजालेज। जन्म क्रिस्टीन मैरी लूचे गोंजालेज। 28 मई 1991। आयु 33। 1 दुमाग्वेट, नेग्रोस ओरिएंटल, फिलीपींस। व्यवसायों। अभिनेत्री, मेजबान, नमूना, व्लॉगर। सक्रिय वर्ष 2008 वर्तमान। एजेंटों। स्टार मैजिक 2008 20। ALV टैलेंट सर्किट 2015 वर्तमान। TV 5 2009 2020 21। GMA नेटवर्क 2021 वर्तमान। ऊंचाई 1.70 मीटर 5 फीट 7 इंच। जीवनसाथी नॉर्मन क्रिसोलोगो AM। 2017। बच्चे 1 क्रिस्टीन मैरी लूशे, ब्यूटी गोंजालेस क्रिसोलोगो, तागालोग उच्चारण ONSA.LSKSO.LO। जन्म 28 मई 1991।
एक फिलिपीना अभिनेत्री हैं। जीवनी। ब्यूटी गोंजालेज का जन्म क्रिस्टीन मैरी लूचे गोंजालेज के रूप में डुमागुएटे में कैरिना लूचे 2 के घर हुआ था, जो सेबू से एक स्पेनिश फिलिपिना है, और इबारा मैनुअल गोंजालेज 2 एक स्पेनियार्ड है। उनके पिता मनीला में एक पूर्व पेशेवर जय अलाई खिलाड़ी थे। उनके पास पैम्प्लोना, नेग्रोस ओरिएंटल में नारियल और गन्ने के खेत थे। उनकी माँ सेबू में एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उसका एक बड़ा भाई है। उन्होंने कॉलेज के लिए सेंट लुइस, डॉन बॉस्को और फिर सिलिमन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। बाद में वह पिनॉय बिग ब्रदर में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। पिनॉय बिग ब्रदर में शामिल होने से पहले उन्हें एक बार सेबू की 12 सबसे सुंदर किशोरियों में से एक चुना गया था, और 2006 में उन्हें मिस टीन फिलीपींस सेंट्रल विसाय का ताज पहनाया गया था। गोंजालेज ने फरवरी 2016 में नॉर्मन क्रिसोलोगो के साथ अपनी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम ओलिविया इनेस रखा। ब्यूटी और नॉर्मन, जो एक आर्ट क्यूरेटर हैं, ने मार्च 2017 में सगाई कर ली, और इस जोड़े ने मई में टैगाटे में एक समारोह में शादी कर ली। 3 जुलाई 2023 में गोंजालेज ने जीएमए गाला में पैट्रिक सोने से बने हार और झुमके पहनने के बाद विवाद को आकर्षित किया। वह फिलिपिनो संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहती थी। 4 सोने के टुकड़े बुटुआन और सुरीगांव जैसी जगहों पर कई कब्रों से सदियों पहले खोदे गए आँख और मुंह के आवरण थे। उन्हें पहले संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया था। 5 फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट स्रोत 2008 पिनॉय बिग ब्रदर टीन एडिशन प्लस खुद हाउसमेट 4 एथ बिग प्लेसर 1 ईसा पा लामांग गेना 6 2009 होंठ की चमक अन्ना तायोंग दलावा डोलोरेस ओ कैंपो 6 प्रेशियस हार्ट्स रोमांस प्रस्तुत करता है। कहीं मेरे दिल में बेहन क्लेयर 6 मेनिला सुंदरता 2010 आपका गाना लव मी लव यू कैमियो उपस्थिति 2010 11 प्रेशियस हार्ट्स रोमांस प्रस्तुत करता है। एलिना लिसा 2011 मुलासा पुसोवेंडी 6 2011 12 एंजेलिटो बटांग अमा सुश्री सेक्सी 6 2012 मालाला मोकाया कोको मेरे दिल के साथ सावधान रहो युवा टेरेसीटा एंजेलिटो आंग बागोंग युक्तो सुश्री सेक्सी 6 2013 मारिया मर्सिडीज एडना ईमानदार एमिली वांसापनातायम एरियन एपिसोड फ्रूट केक 2014 मालाला मोकाया मारिलो एपिसोड अरोज काल्डो इच्छा का चंद्रमा मटिल्ला एंजेला टिल्डे कोमिया 6 इपाग्लाबन मोह कार्ला एपिसोड आंग टोटुंगको 2014 15 सपनों का पिता एलेक्जेंड्रा एलेक्स स्टा मारिया मुख्य कलाकार बटा नायक 2015 नासाण का नांग कैलांगन किता किशोर चिंग चिंग विशेष भागीदारी 2015 16 निंगनिंग सुंदर एंजल्स मुख्य कलाकार बटा नायक 6 2015 वलंग इवानन जेन बाउटिस्टा सहायक कलाकार बटा नायक 2016 इपाग्लाबन मोह विवियन एपिसोड ओएफडब्ल्यू 2017 से 18 पुसोंग लिगाव टेरेसा टेसा मैगबानवा बटा टेरी लॉरेल मुख्य कलाकार बटा एंटीहीरो 7 2018 मालाला मोकाया जोआन एपिसोड लासोन 2018 20 कडेनंग गिंटो रोमिना एंड्राडा मोन्ड्रागोन मुख्य कलाकार बटा एंटीहीरो 2020 21 तुम मुझे मिल गए मारिया एडेलिना डेल रुइज मुख्य कलाकार। क्या आप पंगा को पा सकते हैं? होप अग्विनाल्डो 8 2021 दिल से निकली कहानियां ब्रिजेट डे लियोन एपिसोड लविंग मिस ब्रिजेट 2022 में आपको देख सकता हूं शीला डेविड एपिसोड अल्टरनेट नकली जीवन सिंडी विलमर मुख्य कलाकार बटा एंटीहीरो 2022 23 मनोपोलिगेसी द फ्लावर सिस्टर्स वायलेट टी चुआगोमेज 2023 24 वलांग मतिगास ना पुलिस सा मार्टिनिक ना मिसिस ग्लोरिया रेनाल्डो मुख्य कलाकार चुराया हुआ जीवन फराह डेला क्रूज बटा ल्यूसिला लुसी हिडाल्गोरिगोर मुख्य कलाकार बटा प्रतिपक्षी बटा नायक 2024 प्रिंसेस सिटी जेल शार्लीन सहायक कलाकार 9 पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट स्रोत 2008 मेरा केवल यू किनारा 2010 सायो लामंगरोजी 2013 तुहोक जेना ब्रोमांस मेरे भाई का रोमांस यंग वैंगी 2014 फेंग शुई 2 एलेन 10 मेरी अवैध पत्नी डोना
फिर से शुरू करना वेल्ला 11। 2016 द अची ब्रेकी हार्ट्स इंग्रिड 2। तीसरा पक्ष एरिका 2। 2017 बेस और बेशीज सोफी 12। 2018 कासुंदवानजिया 2019 बिली और एम्मा एमी कैगंडाहन 13। छोड़ा हुआ सिमोन 14। हेलकम होम सिंथिया डोमिंगो 15। 2021 जेंसन पंच मेलिसा 16। 2023 मेरी माँ की त्वचा में लिगाया 17। 18। कंपोन एलीन 2024 बाहर आइरिस 19। पुरस्कार और मान्यताएं FHM 100 सबसे सेक्सी महिला वर्ष पुरस्कार वर्ग परिणाम जीता टिप्पणी 2014 FHM फिलीपींस 100 सबसे सेक्सी महिला रैंक 92 मैरियन रिवेरा 3 अगस्त 2014 अंक में प्रकाशित 20-21। 2015 रैंक 41 जेनीलिन मर्काडो। संदर्भ निर्देशक कार्लो लेडेस्मा द्वारा लिखित कार्लो लेडेस्मा द्वारा उत्पादित पॉल सोरियानो। मार्क विक्टर अभिनीत सिड लुसेरो ब्यूटी गोंजालेज मार्को मासा एडेन टायलर पार्ट 2। उत्पादन कंपनी ब्लैक केप चित्र द्वारा वितरित नेटफ्लिक्स। रिलीज की तारीख 17 अक्टूबर 2024। कार्यकारी समय 142 मिनट। देश फिलीपींस। भाषा फिलिपिनो। फिलीपीन नाम में परिवार का नाम मासा है। मार्को मासा तागालोग MKOMS जन्म 1 अगस्त 2007। 1 फिलिपिनो अभिनेता और मॉडल हैं जो वर्तमान में GMA नेटवर्क के कलाकार हैं। 3-4 मार्को मासा जन्म मार्को एंटोनियो मासा 1 अगस्त 2007। आयु 17। एंटिपोलो रिजल फिलीपींस। राष्ट्रीयता फिलिपिनो। अन्य नामों नथानियल। व्यवसायों अभिनेता मुना। सक्रिय वर्ष 2015 वर्तमान। एजेंटों स्टार मैजिक 2013 से 2020। स्पार्कल 2022 वर्तमान। ऊंचाई 1.78 मीटर 5 फीट 10 इंच। वेबसाइट मार्को मासा। इंस्टाग्राम पर। आजीविका उन्होंने नाथनियल 2015 के रूप में मुख्य भूमिका, ऑनेस्टो 2013 में वेकी और फिल्म मारिया लियोनोरा टेरेसा 2014 में एल्डन के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल की। 5 वह वर्तमान में स्पार्कल GMA आर्टिस्ट सेंटर की एजेंसी के तहत GMA नेटवर्क में एक अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं और स्पार्कल टीन समूह से संबंधित हैं। फिल्मोग्राफी टेलीविजन श्रृंखला शो वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क संदर्भ 2024 MAK TBA GMA नेटवर्क परिवार फ्यूड फिलीपींस वह स्वयं 6 2023 से 2024 डेग कायोंग लोला को 0 मैट 7-8 2023 इन्वेस्टिगाडोर बटांगस किडनैप केस डैनियल 9 स्पार्कल यू लियोन 10 पेपिटो मनालोटो टुलोय एंग कुवेंटो एल्मर अतिथि 11 शाही खून युवा गुस्तावो रोयालेस 12 लव 8 फर्स्ट रीड डेल कैलेंडे मकापिली 13 2022 स्टार्टअप PH युवा ट्रिस्टन 14 तना इनिगो 15 2020-24/7 क्लाउडियो जैसिंटो ABS-CBN 2016 से 2020 मालाला मोकाया जेरीट कोबेट जेसन 2019 से 2020 टीम ये स्वयं मेजबान 2019 कगो सैमी हत्यारी दुल्हन युवा लुइस डेला टोरे 2018 आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है बच्चों सीजन 2 प्रतियोगी स्वयं 16 बागानी टिंटॉय रक्त बहने युवा रोक्को फर्नांडीज 2016 से 2019 बुलिलिट जा रहा हूँ स्वयं बटा विभिन्न 2015 से 2017 वांसाप नातायम बिटोए बटा चौकी बटा केनी 2015 नाथनियल एम लक्ष्मण 2013 ईमानदार वेकी मार्को एंटोनियो मासा के रूप में हुवाग का लांग मावाला पीटर डियोमेडेस 2012 सिएलो डे एंजेलिना GMA नेटवर्क प्रशस्ति पत्र आवश्यक पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2024 बाहर जोश 17 2023 जुगनू बिली और एरिका का बेटा 18 2019 सनशाइन परिवार अधिकतम 19 2017 तातलोंग बिबेनू
20। 2015 ब्यूटी एंड द बीस्टी जिम्बो विलाविसेनियो 21। 2014 मूर्ख 5.2 परिवर्तन मार्कोस मैकॉय मैका पागल 22। मारिया लियोनोरा टेरेसा एल्डन जैसिंटो 23। शायद इस बार डैनो प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2013 अंग हुलिंग यंग मार्क 24। पुरस्कार वर्ष काम पुरस्कार वर्ग परिणाम संदर्भ 2016 सौंदर्य और बेस्टी 41वां मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार मनोनीत 25। 32वें पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स फिल्मों के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाल कलाकार मनोनीत 26। 2011 तातलोंग बिबे 34वें पीएमपीसी स्टार अवार्ड्स फॉर मूवीज वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाल कलाकार जीत गया। मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है जो अनुभूति धारणा और व्यवहार को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान दे सकता है। 1. यह इसी तरह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति तनाव, पारस्परिक संबंधों और निर्णय लेने को कैसे संभालता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्तिपर कल्याण, कथित आत्म प्रभावकारिता, स्वायत्तता, क्षमता, अंतर्पीढ़ीगत निर्भरता और किसी की बौद्धिक और भावनात्मक क्षमता का आत्मसाक्षात्कार शामिल है। 3. सकारात्मक मनोविज्ञान या समग्रता के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति की जीवन का आनंद लेने और जीवन की गतिविधियों और मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करने के प्रयासों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता शामिल हो सकती है। 4. सांस्कृतिक अंतर, व्यक्तिगत दर्शन, व्यक्तिपर आकलन और प्रतिस्पर्धी पेशेवर सिद्धांत सभी प्रभावित करते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करता है। 5. मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयों से संबंधित कुछ शुरुआती संकेत हैं: नींद में जलन, ऊर्जा की कमी, भूख की कमी, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, खुद को अलग-थलग करना, हालांकि अंतर्मुखता और अलगाव जरूरी नहीं कि अस्वस्थ हों, और अक्सर जोन आउट होना। 5. मानसिक विकार। यह भी देखें, मानसिक विकार मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है, 6. व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं का सम्मान करते हुए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के तरीकों को महसूस करने, सोचने और कार्य करने की व्यक्ति की क्षमता है। 7. इनमें से किसी की भी हानि मानसिक विकारों या मानसिक बीमारियों के लिए जोखिम कारक है। 8. जो मानसिक स्वास्थ्य का एक घटक है। 2019 में दुनिया भर में लगभग 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे, जिसमें चिंता और अवसाद सबसे आम थे। मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। 9. मानसिक विकारों को स्वास्थ्य स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और संकट और या बिगड़े हुए कामकाज से जुड़े व्यवहार को प्रभावित और बदलते हैं। 10. 11. ICD 11 वैश्विक मानक है जिसका उपयोग विभिन्न मानसिक विकारों के निदान, उपचार, अनुसंधान और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। 14. मानसिक स्वास्थ्य कई जीवनशैली कारकों से जुड़ा हुआ है, जैसे आहार, व्यायाम, तनाव, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, सामाजिक संबंध और बातचीत। 14. 15. मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, लाइसेंस प्राप्त पेशेवर, नैदानिक परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, व्यवसायी और पारिवारिक चिकित्सक थेरेपी, परामर्श और दवा जैसे उपचारों के साथ मानसिक बीमारी का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। 16. इतिहास। यह भी देखें, कल्याण, यूडेमोनिया और मानसिक विकारों का इतिहास। प्रारंभिक इतिहास 1912 में है बर्ग में आयोजित स्वच्छता कांग्रेस के लिए अत्यधिक शैलीगत पोस्टर। 19वीं शताब्दी के मध्य में विलियम स्वीट्सर मानसिक स्वच्छता शब्द को गढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करने के समकालीन तरीकों के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। 17. 18. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के चौथे अध्यक्ष
19 और इसके संस्थापकों में से एक आइजैक रे ने मानसिक स्वच्छता को मन को उसकी गुणवत्ता को खराब करने, उसकी ऊर्जा को खराब करने या उसकी गतिविधियों को बिगाड़ने के लिए गणना की गई सभी घटनाओं और प्रभावों के खिलाफ संरक्षित करने की कला के रूप में परिभाषित किया। 18 अमेरिकी इतिहास में मानसिक रूप से बीमार रोगियों को धार्मिक रूप से दंडित किया जाता था। यह प्रतिक्रिया 1700 के दशक तक जारी रही, साथ ही ऐसे व्यक्तियों के अमानवीय कारावास और कलंक के साथ। 20 डोरोथिया डिक्स 1802 से 1887 मानसिक स्वच्छता आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। डिक्स एक स्कूल शिक्षिका थीं जिन्होंने मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों की मदद करने और उन घटिया परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास किया जिनमें उन्हें रखा जाता था। 21 इससे मानसिक स्वच्छता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 21 इस आंदोलन से पहले यह असामान्य नहीं था कि मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों को काफी उपेक्षित किया जाता था। अक्सर उन्हें पर्याप्त कपड़ों के बिना दयनीय परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया जाता था। 21 1840 से 1880 तक उन्होंने 30 से अधिक राज्य मनोरोग अस्पतालों की स्थापना के लिए संघीय सरकार का समर्थन जीता। हालांकि वे कम कर्मचारी थे, कम संसाधन वाले थे और उन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। 20 एमिल क्रेपेलिन ने 1896 में मानसिक विकारों का वर्गीकरण विकसित किया जो लगभग 80 वर्षों तक इस क्षेत्र पर हावी रहा। बाद में असामान्यता के प्रस्तावित रोग मॉडल का विश्लेषण किया गया और सामान्यता को परिभाषित समूह के भौतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं के सापेक्ष माना गया। 20वीं सदी की शुरुआत में क्लिफोर्ड बियर्स ने कई पागलखानों में एक मरीज के रूप में अपने खातों के प्रकाशन के बाद 1908 में मेंटल हेल्थ अमेरिका नेशनल कमिटी फॉर मेंटल हाइजीन की स्थापना की। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ 23, 24, 25 और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला आउटपेशेंट मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक खोला। 24 मानसिक स्वच्छता आंदोलन सामाजिक स्वच्छता आंदोलन के समान कई बार उन लोगों की यूजीनिक्स और नसबंदी की वकालत करने से जुड़ा था जिन्हें उत्पादक काम और संतुष्ट पारिवारिक जीवन में सहायता करने के लिए मानसिक रूप से बहुत कमजोर माना जाता था। 26, 27 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में मानसिक स्वच्छता के संदर्भों को धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य शब्द से बदल दिया गया क्योंकि इसका सकारात्मक पहलू बीमारी के उपचार से लेकर स्वास्थ्य सेवा के निवारक और प्रचार क्षेत्रों तक विकसित होता है। टिमोथी मार्क पिमेंटेल आइगनमैन तागालोग ANMN जन्म 12 मार्च 1983 जिन्हें पेशेवर रूप से सिर लुसेरो तागालोग एल्यूएसारो के नाम से जाना जाता। आजीविका टिम का स्टेज नाम सिर लुसेरो उनके पिता मार्क गिल द्वारा फिल्म बैच 81 में निभाए गए मुख्य किरदार से लिया गया है। 2 उनके अभिनय करियर की शुरुआत 2004 में GMA 7 सोप ओपेरा है एंगगैंग कैलान से हुई। उन्होंने जल्द ही एबसीबीएन फंतासी श्रृंखला क्रिस्टला में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। 3 24वें स्टार अवार्ड्स में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सेल्डा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता टेम्बोलिस्टा दोनों के लिए नामांकन अर्जित किया। उनका पहला अभिनय पुरस्कार गोल्डन स्क्रीन द्वारा डोंसोल में एक अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ निर्णायक प्रदर्शन के लिए दिया गया था। 3 सिर लुसेरो और एमिलियो गार्सिया ने जुलाई के 14 से 22, 2000 को ग्रीस में थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म सेल्डा द इनमेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 5 उन्होंने हिट प्राइम टाइम टीवी सीरीज द हिल में इसांग इकाव में अल्फ्रेड रेड रामिरेज के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की जो 2009 से 2010 तक चली। 2011 में अभिनेता एबसीबीएन से GMA नेटवर्क में चले गए। उन्होंने महाकाव्य नाटक श्रृंखला अमाया में अनुबंध के तहत अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ नेटवर्क के साथ 2 साल का अनुबंध किया। 2012 में लुसेरो GMA टेलीबाबाद नाटक लिगेसी का हिस्सा बने। व्यक्तिगत जीवन वह अभिनेता मार्क गिल और बिंग पिमेंटेल के बेटे हैं और मैक्सिन ईगनमैन के बड़े भाई और गैबी ईगनमैन के छोटे सौतेले भाई हैं। 6 वह एंडी ईगनमैन के बड़े सौतेले भाई हैं। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री चेरी गिल उनकी चाची हैं और पुरस्कार विजेता अभिनेता माइकल डी मेसा उनके चाचा हैं जबकि अभिनेता रयान और जोफ ईगनमैन उनके चचेरे भाई हैं। रोजमेरी गिल उनकी दादी हैं और एडी मेसा उनके दादा हैं। 7
उनकी एक बेटी है जिसका नाम हेलो ईव है और वह बैंड जनरल लूना की ड्रमर बिया लाओ से है। 8. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक नोट्स 2006 डोंसोल डैनियल एडोल्फो एलिक्स जूनियर। सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू अभिनेता के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एफएपी पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। हेरेमियास सार्जेंट क्विरुबिन लावडियाज। 2007 बैटानेस मैनुएल एडोल्फो एलिक्स जूनियर। जॉन डेविड हुकोम। सेल्डा रोमेल एलेन रामोस। पाओलो विलालुना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। सिकिजोर रहस्यमय द्वीप जेक बर्नल मार्क एस्पिना। तंबोलिस्टा 9 पाब्लो एडोल्फो एलिक्स जूनियर। सिनेमा वन ओरिजिनल्स फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। टुक्सो डेनिस मार्सिगन। 2008 मने पो 2 ओवरलोड एड्रियाना जोएल लामंगन। 2009 स्वतंत्रता बेटा राया मार्टिन। सबुंगेरो एंजो रोजी डेलगाडो। मिगुएल काइमो। गंदगी चोटना जीबी। सैम्पेद्रो। 2010 अमीर विजेता चिटो एस। रोनो। पागलों की तरह याद आती हूँ तुम्हारी स्टीफन कैथी गार्सिया मोलिना। मुली जून एडोल्फो एलिक्स जूनियर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एफएपी पुरस्कार। पिटास राफेल जॉय रोमेरो। रोसारियो कंधी करना अल्बर्ट मार्टिनेज। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फेमास पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एफएपी पुरस्कार। हिलाओ झटकों और घुमाओ 12 कार्लो जेरोल टैरोग खंड पुणे नारायण। 2011 शारीरिक रचना रिक डेनिस मार्सिगन। एक देवदूत की उड़ान बातूनी क्लोडोल्दो डेल मुंडो जूनियर। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए एन प्रेस गोल्डन स्क्रीन पुरस्कार। 2012 बंदी अबू मोखिफ ब्रिलियंटे मेंडोजा। एल प्रेसिडेंट गॉडियोसो मार्क मेली। 2013 नोटे इतिहास का अंत अवसर की प्रतीक्षा करने वाला लाव डियाज। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गवाद उरियन पुरस्कार। मौत कूच मिगुएल एडोल्फो एलिक्स जूनियर। डेविड एफ मैनी पालो। 2014 मोबान अंग रेसिको जूनियर लेमुएल लोरका। टैनाक जोबेन पेक गैलागा। 2015 सर्वनाश बच्चा पायाब मारियो कॉर्नेजो। 2016 हेले साहिवागांग हापिस बेसिलियो लावडियाज। टोटो टोटो जॉन पॉल्सो। 2017 मनीला डेथ स्क्वाड डीन कॉलिन मार्शल लघु फिल्म। मदीलिम एंग गाबी एडोल्फ एलिक्स जूनियर। छोटे और छोटे वृत्त फादर जेरोम लुसेरो एस.जे. राया मार्टिन। नर्वस अनुवाद टीनो शिरीन सेनो। 2019 हरित क्रांति की यादें जेस डीन कॉलिन मार्शल लघु फिल्म। 2022 मार्ग बदलें सज्जन लॉरेंस फजार्डो। अछूता जंगल फ्रांसिस ब्रिलियंटे मेंडोजा। अपॉय से सिलिप बेन मैक एलेजांद्रे। बुक्सो दादो सेंटोस एडोल्फो एलिक्स जूनियर। 2023 रात्रि पक्षी विंस एडोल्फो एलिक्स जूनियर। तोपाक रिचर्ड सोम्स। काहलिली छड़ बॉबी बोनिफेसियो। 2024 कर्मा रोमेल अल्बर्ट लैंगिटान। एक काम मोरोए डोमिनिक बेकेट। जब विश्व की मुलाकात मिस प्रोविंसियाना से हुई विलजेपी बतिस्तानीना। बाहर फ्रांसिस कार्लो लेडेस्मा। राज्य माइकल टुवेरा। टेलीविजन बटा डिजिटल श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क स्रोत 2003 नारितो अंग पुसोको जोआक्विन सैन विक्टोरेस जीएमए नेटवर्क। 2004 हंगगांग कैलान यूजीन। क्रिस्टला इगो बटा सुगो एनजी दिलिम। ABS-CBN। 2005 मार्स रवेलो का डरना जोमार वास्क्वेज जीएमए नेटवर्क। एथेरिया एंग इक्लिमंग कहारियन एनजी एनकांटाडिया युवा असवाल। 2007 लोला बस्यांग द्वारा लिखित सरपेंटन कोके इसिड्रो एलेग्रे ABS-CBN। 2008 कुंग फू किड्स मास्टर कुंगली। लिगावना बुलाक्लाक बिली सैंडोवाल। 2009 कोमिक्स प्रस्तुत करता है फ्लैश बॉम्बा गोरियो सैन मार्टिन। आपका गाना प्रस्तुत है गानो किता कमाहल ओबेट बाउटिस्टा। दहिल में इसांग इकाव अल्फ्रेड रेड रामिरेज बटा पिप।
2010 से 2011। क्या आप मुझे दंगल में शामिल करना चाहते हैं? निलो मोरालेस। हबांग में बुहाए फ्रांसिस। प्रेशियस हार्ट्स रोमांस प्रस्तुत करता है एलिना डेक्सटर, रेक्स डेल कार्मेन। आपका गीत प्रस्तुत करता है एंडी ब्रायन बटा ओबेट। 2011 अमाया बागानी जीएमए नेटवर्क। 2012 परंपरा इनिगो साल्सेडो। हिंदी का नाम अगेसा एंड्रयू विलाग्रासिया। 2013 प्यार और झूठ गैब्रियल गैबी रोमेरो। क्या आप पगे बिग्बा लुसियानो लुसियो आरागोन बटाचिनो एग्विरे। कटिपुनन एंड्रेस बोनिफेसियो। 2014 मेरा भाग्य जैकब पेरेज। चित्रण एंड्रेस बोनिफेसियो। 2015 क्षेत्र बाले वेलमर। मैगपा कैलान मैन मिसिस बनाम बेकी टर्बो। 2016 करोड़पति की पत्नी जेरेड मोंटेसिलो। 2016 से 2017 एलियास रॉबिनहुड डीन बालबुएना 10। 2017 करेलासियोन फिनाले रेमंड। 2017 से 2018 एफपीजे के आंग प्रोविंसियानो मेजर मनोलो नोलो कैटिंडिग। एबीएससीबीएन 11। 2018 इपाग्लाबन मो उलिरान रेमन। 2019 इपाग्लाबन मो टोटुंग मगुलंगेरनी। 2020 मालाला मोकाया भित्ति चित्र जैरी। एक सैनिक का दिल साले अलहुराजी बटा अब्दुल वाजिद। एबीएससीबीएन कपामिल्या चैनल। 2021 से 2022 हमारे बीच की दुनिया एरिक कार्लोस जीएमए नेटवर्क। 2022 नकली जीवन मार्क सेंटियागुएल। विश्को लैंग सेलो सनमार। 2023 अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2021 में कम से कम लगभग 17.5% आबादी 18 वर्ष और अधिक उम्र को मानसिक बीमारी होने के रूप में दर्ज किया गया था। नई पीढ़ियों 18 से 25 वर्ष से 26 से 49 वर्ष की आयु और पुरानी पीढ़ी 50 वर्ष या अधिक में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की रिपोर्ट और आंकड़ों के बीच तुलना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के केवल 15% ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या की सूचना दी थी, जबकि नई पीढ़ियों ने 33.7% 18 से 25 और 28.1% 26 से 49 की सूचना दी थी। 56 मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों वाले युवाओं के लिए देखभाल करने वालों की भूमिका मूल्यवान है, और देखभाल करने वालों को सबसे अधिक लाभ तब होता है जब उनके पास पर्याप्त मनोशिक्षा और सहकर्मी समर्थन होता है। 57 अवसाद किशोरों में बीमारी और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। 51 बचपन में आघात के संपर्क में आने से मानसिक स्वास्थ्य विकार और खराब शैक्षणिक उपलब्धि हो सकती है। 58 किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की अनदेखी करने से वयस्कता प्रभावित हो सकती है। 59 प्रीस्कूल के 50% बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं में प्राकृतिक कमी देखी जाती है। शेष बच्चों को दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 59 यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है और संतुष्ट जीवन जीने के अवसरों को सीमित करता है। 59 किशोरावस्था और वयस्कता के दौरान अवसाद का परिणाम मादक द्रव्यों का सेवन हो सकता है। 59-60 अवसादग्रस्तता विकारों के लिए शुरुआत की औसत आयु 11 से 14 वर्ष के बीच है। 60 व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले लगभग 25% बच्चे ही चिकित्सा सेवाओं का सहारा लेते हैं। 59 अधिकांश बच्चे उपचार के बिना रह जाते हैं। 59 बेघर आबादी। अधिक जानकारी बेघरपन और मानसिक स्वास्थ्य। बेघर आबादी के बीच मानसिक बीमारी काफी प्रचलित है, हालांकि उचित निदान तक पहुंच सीमित है। लिसा गुरमैन और उनके सहयोगियों द्वारा लिखे गए एक लेख में सेंट लुइस, मिसौरी में बेघर एकल महिलाओं और माताओं में पीटीएसडी पर स्मिथ के शोध का सारांश दिया गया है, जिसमें पाया गया कि 53% उत्तरदाताओं ने नैदानिक मानदंडों को पूरा किया और जो बेघर होने को मानसिक बीमारी के लिए एक जोखिम कारक के रूप में वर्णित करता है। 61 मनोवैज्ञानिक आघात, सामाजिक वियोग और सीखी हुई असहायता के कम से कम 2 सामान्य रूप से बताए गए लक्षण बेघर व्यक्तियों और परिवारों में अत्यधिक प्रचलित है। 62 जबकि मानसिक बीमारी प्रचलित है, लोगों को शायद ही कभी उचित देखभाल मिल पाती है। 61 अन्य सेवाओं से जुड़ा केस प्रबंधन बेघर लोगों में लक्षणों में सुधार के लिए एक प्रभावी देखभाल दृष्टिकोण है। 62 केस प्रबंधन ने अस्पतालों में प्रवेश को कम कर दिया और इसने सामान्य देखभाल की तुलना में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या वाले लोगों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन को कम कर दिया। 62 आप्रवासी और शरणार्थी।
यह भी देखें, शरणार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य। शरणार्थियों को जन्म देने वाले राज्य सामाजिक उथल-पुथल, गृहयुद्ध और यहाँ तक कि नरसंहार के स्थल हैं। 63 अधिकांश शरणार्थियों को आघात का अनुभव होता है। यह यातना, यौन उत्पीड़न, परिवार के विखंडन और प्रियजनों की मृत्यु के रूप में हो सकता है। 63-64 शरणार्थियों और अप्रवासियों को पुनर्वास के बाद मनोवैज्ञानिक सामाजिक तनावों का सामना करना पड़ता है। 65 इनमें भेदभाव, आर्थिक स्थिरता की कमी और भावनात्मक संकट पैदा करने वाला सामाजिक अलगाव शामिल है। उदाहरण के लिए 1900 के दशक में ही जापानी अप्रवासियों को लक्षित करने वाले अभियान बनाए जा रहे थे जो अमेरिकी जीवन में भाग लेने की उनकी क्षमता को बाधित करते थे, उन्हें अमेरिकी कामकाजी वर्ग के लिए खतरा बताते थे। वे अमेरिकी मीडिया द्वारा पूर्वाग्रह और बदनामी के अधीन थे और साथ ही जापानी विरोधी कानून भी लागू किए जा रहे थे। 66, 63, 64 शरणार्थियों के लिए परिवार का पुनर्मिलन जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की प्राथमिक जरूरतों में से एक हो सकता है। 63 प्रवास के बाद का आघात अप्रवासियों के लिए अवसादग्रस्तता, विकारों और मनोवैज्ञानिक संकट का कारण है। 63, 64, 65 सांस्कृतिक और धार्मिक विचार। मानसिक स्वास्थ्य एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है। विभिन्न समाजों, समूहों, संस्कृतियों, जातीय और राष्ट्रीय क्षेत्रीय दोनों संस्थानों और व्यवसायों में इसकी प्रकृति और कारणों की अवधारणा बनाने, मानसिक रूप से स्वस्थ क्या है, यह निर्धारित करने और यदि कोई हो तो कौन से हस्तक्षेप उचित हैं, यह तय करने के बहुत अलग तरीके हैं। 67 इस प्रकार विभिन्न पेशेवरों की अलग अलग सांस्कृतिक, वर्ग, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि होगी जो उपचार के दौरान लागू की जाने वाली कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगी। बधिर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में पेशेवरों के लिए बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों की सांस्कृतिक योग्यता होना और सांस्कृतिक रूप से बधिर ग्राहकों के साथ काम करते समय प्रशिक्षित, योग्य और प्रमाणित दुभाषियों पर ठीक से भरोसा करना समझना आवश्यक है। शोध से पता चला है कि मानसिक बीमारी से कलंक जुड़ा हुआ है। 68 ऐसे कलंक के कारण व्यक्ति लेबलिंग का विरोध कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य निदान को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 69 मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के परिवार के देखभालकर्ता भी भेदभाव का शिकार हो सकते हैं या कलंक का सामना कर सकते हैं। 70 मानसिक बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक और कथित कलंक को संबोधित करना और समाप्त करना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में शिक्षा और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यूनाइटेड किंगडम में रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट्स ने कलंक को कम करने में मदद के लिए चेंजिंग माइंड्स 1998 से 2003 अभियान का आयोजन किया। 71 जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉर्न दिस वे फाउंडेशन और द मैनिक मोनोलॉग्स जैसी संस्थाओं के प्रयास विशेष रूप से मानसिक बीमारी के आसपास के कलंक को दूर करने पर केंद्रित हैं। 73 नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस नामी एक अमेरिकी संस्था है जिसकी स्थापना 1979 में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी वकालत करने के लिए की गई थी। नामी मानसिक बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित करने में मदद करता। कई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर धार्मिक विविधता और आध्यात्मिकता में योग्यता या इसकी कमी के महत्व को समझने लगे हैं या पहले से ही समझते हैं। वे बेहतर ढंग से समझने के लिए सांस्कृतिक प्रशिक्षण में भी भाग ले रहे हैं कि इन विभिन्न समूहों के लोगों के लिए कौन से हस्तक्षेप सबसे अच्छे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में शिक्षा की भी आवश्यकता है। 75 हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आमतौर पर प्रचलित अधिक कठोर कट्टरपंथी विश्वासों से होने वाले नुकसान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। 76 अविश्वसनीय स्रोत। इस विषय का 2018 में व्यापक रूप से राजनीतिकरण किया गया है, जैसे कि उसी वर्ष जुलाई में धार्मिक स्वतंत्रता कार्य बल का निर्माण। 77 साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कई प्रदाता और चिकित्सक अभी यह महसूस करने लगे हैं। व्यावसायिक चिकित्सा। व्यावसायिक चिकित्सा चिकित्सकों का उद्देश्य सार्थक रोजमर्रा के व्यवसायों में क्लाइंट या समूह की भागीदारी को बेहतर बनाना और सक्षम बनाना है। 79 इस अर्थ में व्यवसाय को किसी भी ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी के समय पर कब्जा करती है। उन गतिविधियों के उदाहरणों में दैनिक कार्य, कपड़े पहनना, नहाना, खाना, घर के काम,
ड्राइविंग आदि, नींद और आराम, शिक्षा, काम, खेल, अवकाश, शौक और सामाजिक संपर्क शामिल है। ओटी पेशा जीवन के सभी चरणों के लिए असंख्य अभ्यास सेटिंग्स में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। हालांकि ओटी की नींव मानसिक स्वास्थ्य से आती है। विशेषज्ञ संचालित सहायता समूहों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक समर्थन उन लोगों की सहायता कर सकता है जो मानसिक बीमारी से उबरना चाहते हैं या अन्यथा अपने भावनात्मक कल्याण में सुधार करना चाहते हैं। 80 मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित ओटी सेवाएं व्यक्तियों, समूहों और आबादी 79 को जीवन भर और मानसिक स्वास्थ्य प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों का अनुभव करने के लिए प्रदान की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक चिकित्सा व्यवसाय, स्कूल सिस्टम, सैन्य वातावरण, अस्पतालों, आउट पेशेंट क्लिनिक और इनपेशेंट मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेटिंग्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। हस्तक्षेप या सहायता सीधे विशिष्ट उपचार हस्तक्षेपों के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायों, स्कूलों या अन्य बड़े समूहों को प्रोग्रामेटिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य रणनीतियों को शामिल करने के लिए परामर्श प्रदान करके प्रदान की जा सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से स्वस्थ लोग भी कठिन परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और अतिरिक्त रोकथाम रणनीतियों से लाभ उठा सकते हैं। हस्तक्षेप सकारात्मक कार्यप्रणाली, संवेदी रणनीतियों, भावनाओं के प्रबंधन, पारस्परिक संबंधों, नींद, सामुदायिक सहभागिता और अन्य संज्ञानात्मक कौशल अर्थात दृश्य अवधारणात्मक कौशल, ध्यान, स्मृति, उत्तेजना, ऊर्जा प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक कार्य में मानसिक स्वास्थ्य। अधिक जानकारी, सामाजिक कार्य। यह भी देखें, नैदानिक सामाजिक कार्य। मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक कार्य, जिसे मनोरोग सामाजिक कार्य भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक सेटिंग में आंतरिक और बाहरी समस्याओं, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों, परिवार और अन्य संबंधों, शारीरिक और संगठनात्मक वातावरण, मानसिक लक्षण आदि से मुक्ति पाने में मदद की जाती है। इसका उद्देश्य सभी प्रणालियों में सामंजस्य, जीवन की गुणवत्ता, आत्म साक्षात्कार और व्यक्तिगत अनुकूलन है। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक बीमारी या मानसिक विकारों के कारण होने वाली विभिन्न आर्थिक या सामाजिक समस्याओं से निपटने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने में रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों की सहायता कर सकते हैं। वे अस्पतालों में मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान विभागों में उपचार टीमों के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे अस्पताल, नर्सिंग होम, राज्य और स्थानीय सरकारों, पदार्थ उपयोग क्लिनिक, सुधारात्मक सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, निजी प्रैक्टिस आदि की आउटपेशेंट और इनपेशेंट दोनों सेटिंग्स में कार्यरत है। 81 संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक कार्यकर्ता अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों में से 60% चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 10% मनोचिकित्सक हैं, 23% मनोवैज्ञानिक हैं और 5% मनोरोग नर्स हैं। 82 जापान में मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास स्वास्थ्य और कल्याण का पेशेवर ज्ञान है और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक कौशल हैं। उनका सामाजिक कार्य प्रशिक्षण उन्हें मानसिक विकलांगता और उनके सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए एक पेशेवर के रूप में सक्षम बनाता है। पीड़ितों के पुनर्वास के बारे में परामर्श, अस्पताल में भर्ती होने के बाद छुट्टी के बाद के निवास और पुनः रोजगार के लिए सलाह और मार्गदर्शन, नियमित जीवन में प्रमुख जीवन की घटनाओं, धन और आत्म प्रबंधन और अन्य प्रासंगिक मामलों के लिए उन्हें दैनिक जीवन में अनुकूलन के लिए तैयार करना। सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए व्यक्तिगत घर का दौरा करते हैं और उपलब्ध कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेष प्रशिक्षण के साथ घर, कार्यस्थल और स्कूल के लिए प्रक्रियात्मक सेवाओं की एक श्रृंखला का समन्वय किया जाता है। एक प्रशासनिक संबंध में मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता परामर्श, नेतृत्व, संघर्ष प्रबंधन और कार्य निर्देश प्रदान करते हैं। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता जो मूल्यांकन और मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करते हैं, वे स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक, परामर्शदाता और नगरपालिका कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। 83 मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम कारक और कारण। मुख्य लेख, मानसिक विकारों के कारण। ऐसी कई चीजें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकती हैं, जिनमें जैविक कारक, आनुवंशिक कारक, जीवन के अनुभव,
जैसे मनोवैज्ञानिक आघात या दुर्व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पारिवारिक इतिहास शामिल है। जैविक कारक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ करिकुलम सप्लीमेंट सीरीज पुस्तक के अनुसार अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर में परिवर्तन मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। मानसिक बीमारियों का जीव विज्ञान अनुभाग में इस मुद्दे को विस्तार से समझाया गया है। सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ग्लूटामेट और नोरेपेनेफ्रिन में व्यवधान हो सकता है। 85 जनसांख्यिकीय कारकों। लिंग, आयु, जातीयता, जीवन प्रत्याशा, दीर्घायु, जनसंख्या घनत्व और सामुदायिक विविधता सभी जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं जो मानसिक विकारों के जोखिम और गंभीरता को बढ़ा सकती हैं। 86 मौजूदा साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिला लिंग जीवन के विभिन्न चरणों में अवसाद के उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है, जो विभिन्न संदर्भों में किशोरावस्था से शुरू होता है। 87 88 उदाहरण के लिए महिलाओं को चिंता, नवासी और खाने के विकारों का अधिक जोखिम होता है। 90 जबकि पुरुषों में मादक द्रव्यों के सेवन और व्यवहारिक और विकासात्मक मुद्दों की संभावना अधिक होती है। 91 इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ध्यान घाटे की सक्रियता विकार, टॉरेट सिंड्रोम या शुरुआती सिजोफ्रेनिया जैसे विकासात्मक विकारों से पीड़ित होने की संभावना कम होती है। जातीयता और जातीय विविधता की भी मानसिक विकारों के प्रसार के लिए जोखिम कारकों के रूप में पहचान की गई है। बेरोजगारी से व्यक्ति की भावनात्मक भलाई, आत्मसम्मान और व्यापक रूप से उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। बढ़ती बेरोजगारी का मानसिक स्वास्थ्य, मुख्य रूप से अवसादग्रस्तता विकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 92 किसी भी जनसंख्या सर्वेक्षण में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए ट्रिगर्स की समीक्षा करते समय यह एक महत्वपूर्ण विचार है। 93 पॉल और मोजर द्वारा 2009 में किए गए मेटा विश्लेषण के अनुसार उच्च आय असमानता और खराब बेरोजगारी सुरक्षा वाले देशों में बेरोजगारों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के परिणाम बदतर होते हैं। 94 आर्थिक रूप से असमान देशों में मानसिक बीमारी का प्रचलन अधिक है। भावनात्मक मानसिक विकार दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। दुनिया भर में अनुपचारित भावनात्मक मानसिक विकारों की डिग्री और गंभीरता की जांच करना विश्व मानसिक स्वास्थ्य (WMH) सर्वेक्षण पहल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 95 जिसे 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा बनाया गया था। 96 न्यूरोसाइकियाट्रिक विकार दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारण हैं, जो बीमारी के कारण खोए गए सभी स्वस्थ जीवन वर्षों का 37% हिस्सा हैं। ये विकार निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सबसे विनाशकारी हैं, क्योंकि वे अपने नागरिकों को उचित सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं। भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए आधुनिक उपचार और पुनर्वास के बावजूद, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से लाभप्रद समाजों में भी प्रतिस्पर्धात्मक प्राथमिकताएं और बजटीय बाधाएं हैं। दुखी विवाहित जोड़ों को नैदानिक अवसाद विकसित होने का जोखिम 3 से 25 गुना अधिक होता है। 97, 98, 99 विश्व मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पहल ने देशों को अपने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को पुनः डिजाइन करने की योजना का सुझाव दिया है ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन किया जा सके। पहला कदम उपयोग की जा रही सेवाओं और उपचार की अपूर्ण आवश्यकताओं की सीमा और प्रकृति का दस्तावेजीकरण करना है। दूसरा कदम विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों वाले देशों में सेवा उपयोग और अपूर्ण आवश्यकताओं की क्रॉस नेशनल तुलना करना हो सकता है। ऐसी तुलना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इष्टतम वित्तपोषण, राष्ट्रीय नीतियों और वितरण प्रणालियों को उजागर करने में मदद कर सकती है। इस उद्धरण को उद्धरण की आवश्यकता है। प्रभावी भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कैसे प्रदान की जाए, इसका ज्ञान दुनिया भर में अनिवार्य हो गया है। दुर्भाग्य से अधिकांश देशों के पास निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त डेटा है, संसाधनों के लिए अनुपस्थित या प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण है, और बीमा और अधिकारों में कटौती करने के लिए लगभग निरंतर दबाव है। WMH सर्वेक्षण अफ्रीका, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कोलंबिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और प्रशांत, जापान, न्यूजीलैंड, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में बीजिंग और शंघाई, यूरोप, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, यूक्रेन और मध्य पूर्व, इज़राइल, लेबनान में किए गए थे। देशों को विश्व बैंक के मानदंडों के अनुसार निम्न आय, नाइजीरिया, निम्न मध्यम आय, चीन, कोलंबिया,
दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, उच्च मध्यम आय, लेबनान, मैक्सिको और उच्च आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य विकारों, उनकी गंभीरता और उपचारों पर समन्वित सर्वेक्षण उपर्युक्त देशों में लागू किए गए थे। इन सर्वेक्षणों ने 17 देशों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा के उपयोग की आवृत्ति, प्रकार और पर्याप्तता का आकलन किया, जिनमें WMH सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। WMH ने मानसिक विकारों की गंभीरता द्वारा परिभाषित स्तरों में उपचार की अपूर्ण आवश्यकताओं की भी जांच की। उनके शोध से पता चला कि किसी भी 12 महीने की मानसिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या आमतौर पर विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में कम थी और सेवाओं को प्राप्त करने का अनुपात स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुरूप था। विश्व भर में अतिरिक्त आवश्यकताओं का उच्च स्तर आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि WHO परियोजना एटलस के निष्कर्षों के अनुसार मानसिक बीमारियों के बोझ की मात्रा के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यय बहुत कम है। आमतौर पर निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए इन देशों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर पहले से ही कम स्वास्थ्य बजट की कम राशि, आमतौर पर 1%, खर्च करना जिम्मेदार हो सकता है, और वे नागरिकों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जो इसके लिए अयोग्य हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये एक जॉम्बी मूवी है जो कि फिलिपीनी में एक तरह से बनाई गई है, और मैंने बेस जो एक तरह से इसकी लैंग्वेज है वो फिलिपींस है, और साथ ही साथ इसे 17 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ कर दिया गया है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, और तब से ये नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर एक तरह से छाई हुई है। बाकी इसकी रनिंग लेंथ के बारे में बात की जाए तो 142 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। बाकी सारी कुछ जानकारी मैंने इसके बारे में आपको बता दी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।